गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है आपके क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4, जिसके अंतर्गत समझेंगे हम उसके भाग 4। इसके पहले की वीडियो में हमने बैंकिंग एवं बैंकिंग सेवाओं के बारे में जाना था। बैंकों से हमें लाभ और महत्व के बारे में भी हम जान चुके हैं। व्यावसायिक सेवा, अर्थ सेवा क्षेत्र सुविधाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया था, ये सब का क्या क्या था हमने अध्ययन किया था। और आज हम इसमें जानने वाले हैं बीमा। बीमा का अर्थ क्या है, बीमा के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं हमारे, है ना। ये सब के बारे में आज क्या करने वाले हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बीमा। बीमा को हम किस नाम से जानते हैं? इंश्योरेंस। तो देखिए, मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र ही नहीं, स्वयं मानव जीवन जोखिम एवं अनिश्चितताओं से क्या है? परिपूर्ण है, मतलब भरा हुआ है। चाहे मृत्यु हो गया, दुर्घटना हो गया, प्राकृतिक विपदा हो गया, किसी भी समय आ सकती है। इन दुखद घटनाओं को रोक सकने में मनुष्य क्या है? असमर्थ है। लेकिन इन पीड़ादायक दुखदायी घटनाओं की तीव्रता को कम किया जा सकता है। वो कैसे है? तो संपत्ति की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। बीमा का प्रादुर्भाव का यही कारण है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या बीमा का अर्थ। तो क्या बोला जाता है? देखिए, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो बीमा एक करार है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का क्या करता है? वचन देता है, या फिर प्रतिफल प्राप्त करने के बदले किसी निश्चित घटना के घटित होने पर एक निश्चित द्रव्य राशि के भुगतान करने का भी क्या करता है? वचन देता है। बीमा जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है हमें, और जोखिमों का आशय हानि की संभावना से लगाया गया है। तो ये हो गया बीमा का अर्थ। अब हम समझते हैं बीमा का परिभाषा। तो देखिए, मैक्रिगल के अनुसार बोला गया है कि बीमा एक प्रकार का प्रक्रिया है क्योंकि इसके द्वारा अनिश्चितता के स्थान पर निश्चितता स्थापित होती है। ठीक है, दूसरा परिभाषा हम समझते हैं इसी में विलियम वेवरिज के अनुसार। तो बीमा जोखिमों के प्राकृतिक वहन को वहन को कहते हैं, बोला जा रहा है। ठीक है, और है सर टॉमस के अनुसार बोला जा रहा है कि बीमा एक प्रकार का क्या है? प्रावधान है जो बुद्धिमान व्यक्ति आकस्मिक अथवा असंभावी घटनाओं तथा हानि भाग्यहीनता के विरुद्ध करता है। वह जोखिम फैलाने का क्या है? स्वरूप है। ठीक है, अर्थात हम इसे यह समझ सकते हैं कि बीमा का अर्थ के पश्चात एक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि बीमा एक ऐसी सुविधा होती है जिसके अनुसार किसी प्रतिफल के बदले में एक पक्षकार अर्थी, जैसे क्या हो गया आपका बीमा कंपनी, दूसरे पक्षकार जो सीमित को किसी विशेष घटना के घटित होने पर एक निश्चित राशि देने के लिए क्या होता है? सहमत हो जाता है। इसमें बीमा करने वाला, बीमाकर्ता तथा जोखिम से रक्षित पक्षकार को बीमादार कहा जाता है। देखिए, बीमाकर्ता किसे कहते हैं? बीमा करने वाला क्या होता है? बीमाकर्ता कहलाता है। और जो जोखिम से रक्षित पक्षकार को क्या कहते हैं? हम बीमादार कहा जाता है। ठीक है, तथा क्षतिपूर्ति राशि को बीमा राशि कहते हैं। यह करार संविदा जैसे लिखित रूप में दिया जाता है जिसे पॉलिसी कहते हैं, तथा इसके बदले में बीमाकर्ता हानि की क्षतिपूर्ति करने, एक निश्चित राशि देने के लिए क्या होता है? सहमत होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है बीमा के लक्षण। तो देखिए, बीमा के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? तो क्या हो सकता है कि बीमा का सबसे पहला लक्षण है सहकारिता। सहकारिता का सिद्धांत पर बीमा क्या है? हमारे लिए आधारित होती है। बीमा के लिए जोखिम का होना भी उतना ही आवश्यक है। यह जोखिम व्यक्ति या वस्तु से संबंधित हो सकता है। ठीक है, और जोखिम पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बीमित व्यक्ति या बीमित वस्तुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। दो पक्षकार होना चाहिए। बीमा की राशि एक निश्चित होनी चाहिए। बीमा के लिए दी जाने वाली प्रीमियम की राशि एक समय निर्धारित होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा बीमा, जिसके अंतर्गत हमने समझा है कि बीमा का अर्थ और बीमा की परिभाषाएं। हम बीमा के प्रकार। तो देखिए, सामान्यतः हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीमा के तो अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज हम जानेंगे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। ठीक है, इन सब का आज क्या करने वाले हैं हम मतलब इन सब का हम क्या करने वाले हैं? ज्ञात, इसके अंतर्गत होता क्या है ये हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस, आई मीन जीवन बीमा। तो जीवन बीमा है क्या? तो बीमा का सर्वाधिक व्यवसाय जीवन बीमा से होता है। जीवन बीमा के अंतर्गत एक निश्चित उम्र तक के लिए निश्चित राशि का बीमा कराया जाता है। इस हेतु इसे बीमा कंपनी के पास प्रति वर्ष किस्तों में या एक मुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है, जो अवधि समाप्त होने पर या मृत्यु हो जाने पर बीमा की राशि संबंधित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। बीमा कंपनी का मानना है कि जीवन बीमा में लोग
दोनों अर्थात जीवन की स्थिति में, मृत्यु की स्थिति में सहारा मिलता है। ठीक है। और देखिए इसी में बोला जा रहा है कि जीवित रहने पर, बुढ़ापे पर सहारा व मृत्यु हो जाने पर परिवार को सहारा इसी जीवन बीमा से, मतलब लाइफ इंश्योरेंस से प्राप्त हो सकता है। अब हम दूसरा समझते हैं क्या, अग्नि बीमा, आई मीन फायर इंश्योरेंस। देखिए अब अग्नि बीमा सभी प्रकार की अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का आश्वासन देता है। ठीक है। यदि किसी अग्नि के कारण या क्या हो जाता है, किसी जन धन की या फिर किसी के माल की हानि हो जाती है, तो अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वो क्या करता है, हमें आश्वासन देता है। यह बीमा क्षतिपूरक संविदा है, अर्थात क्षति होने पर ही क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा बीमा कंपनी वास्तविक हानि से अधिक की क्षतिपूर्ति नहीं करती। ठीक है। तो इस बीमा में भी प्रति माह का या वार्षिक प्रीमियम कंपनी को अदा करना पड़ता है। सामान्यतः मोटर गाड़ी, दुकान, मकान या माल या ऐसी वस्तु का अग्नि बीमा कराया जा सकता है जिसका आग से नष्ट होने से क्या रहता है, डर बना रहता है। जिसका अगर कोई नुकसान हो गया तो उसके बदले में हमें क्या मिल जाती है, उनका बीमा प्राप्त हमको हो जाता है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम, समुद्री बीमा। ठीक है, मैरीन इंश्योरेंस कहा जाता है इसे। तो देखिए इस बीमा का संबंध समुद्र में चलने वाले व्यापारिक जहाज़ों से होता है। ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि जैसे वर्तमान इंटरनेशनल बाजार में जहाज से माल एक देश से दूसरे देश को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। यदि रास्ते में जहाज के क्षतिग्रस्त होने या किसी प्राकृतिक कारणों से माल या जहाज के नष्ट होने से रक्षा करने हेतु समुद्री बीमा कराया जाता है। इस बीमा में माल के लादने से उतारने तक केवल समुद्री जोखिम की रक्षा की जाती है तथा इसमें एक मुश्त ठीक है कराया जाता है। ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, समुद्री जोखिम से रक्षा की जाती है तथा इसमें एक मुश्त बीमा किस्त की राशि माल या जहाज का कुछ प्रतिशत बीमा कंपनी को क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया, हमने 3 प्रकार का समझा, जीवन बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा। साथ ही साथ हम समझते हैं इसमें स्वास्थ्य बीमा। अब स्वास्थ्य बीमा होता क्या है, तो एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा धारक अर्थात बीमित व्यक्ति को एक निश्चित प्रतिफल के बदले आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा क्या करता है, हमें उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा धारक या उसके आश्रित परिवारजनों को 2 प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराती है। तो वो कौन कौन सी सुरक्षा है, तो पहला है आपका आय की सुरक्षा, दूसरा चिकित्सा संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति। तो देखिए अब आय की सुरक्षा क्या हो गया, तो किसी दुर्घटना के फलस्वरूप यदि बीमित व्यक्ति के कार्य करने योग्य न रहे तो उसे जो नियमित आय की हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा कर दी जाती है, जिससे कि बीमित व्यक्ति व उसके परिवार का जीवन यापन आसानी से हो सके। ठीक है। अब चिकित्सा संबंधित व्ययों की प्रतिपूर्ति बोला जा रहा है, तो इसके अंतर्गत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाओं होने या चिकित्सा संबंधित समस्त व्ययों की क्या करता है, पूर्ति कर आश्वासन प्रदान करती है। ठीक है। अब जिसके अंतर्गत आपका क्या हो सकता है, मोटर वाहन दुर्घटना बीमा, हवाई जहाज बीमा, चोरी बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, सामाजिक बीमा, संपत्ति बीमा आदि भी कराया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा बीमा के प्रकार। अब इसी में आगे समझते हैं हम बीमा के मुख्य सिद्धांत। तो देखिए बीमा 2 पक्षकारों के मध्य एक संविदा है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमादार को किसी निश्चित घटना के घटने होने वाले क्षतिपूर्ति को पूरा करने का वचन देता है। ठीक है। तो बीमा का संपूर्ण कार्य 2 सिद्धांत पर आधारित रहता है। पहला है आपका सहकारिता का सिद्धांत और दूसरा है आपका संभाविता का सिद्धांत। ठीक है। तो देखिए सहकारिता का सिद्धांत किसे बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि बीमा का मूल आधार सहकारिता है। सहकारिता का अर्थ मैंने आपको पहले भी बता चुका है, सहकारिता 2 शब्दों से मिलकर बना है, सह प्लस कारिता, अर्थात सहकारिता का अर्थ किसे लगाया गया है कि साथ 2 व्यक्ति साथ में मिलकर कार्य करते हैं, उसे हम सहकारिता कहते हैं। ठीक है। अर्थात इस सिद्धांत के आधार पर ही जोखिमों से रक्षा का भार संपूर्ण समाज पर करा दिया जाता है। इसका असर यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दुर्घटना का डर होता है और इससे बनने के लिए प्रायः सभी व्यक्ति बीमा कराते हैं और बीमा प्रीमियम अदा करते हैं, किंतु वास्तव में 1% से 5% व्यक्तियों की ही दुर्घटना होती है। ऐसे 1 से 5% लोगों की सुरक्षा का भार समस्त बीमा कराने वाले व्यक्ति पर कर दिया जाता है। यही क्या कहलाता है, सहकारिता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा संभाविता का सिद्धांत। ठीक है।
अर्थात प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो देखिए संभाविता को संभावना भी कह सकते हैं ना, संभावना का अर्थ आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं, ठीक है। तो अर्थात किसी घटना के घटने या न घटने की अनिश्चितता ही क्या कहलाती है, संभावना कहलाती है। भविष्य सदैव क्या रहता है हमारे लिए, अनिश्चित रहता है, जिसे हम कभी नहीं जानते हैं। इसी अनिश्चितता से रक्षा का दायित्व बीमा कंपनी क्या करती है, स्वीकार करती है। और बीमा कंपनी प्रत्येक बीमित व्यक्ति से कुछ निश्चित अवधि तक प्रीमियम के रूप में वसूल करती है। और जिस बीमित व्यक्ति के साथ घटना घट जाती है उसे बीमा राशि अदा कर उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा बीमा के दो सिद्धांत, सहकारिता का सिद्धांत और हो गया आपका संभाविता का सिद्धांत, ठीक है। अर्थात बीमा संविदा के लक्षण या अन्य सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो बीमा एक वैधानिक संविदा है, अतः इसमें सामान्य बीमा से सभी लक्षण पाए जाते हैं। सामान्य संविदा के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का भी होना आवश्यक है। तो देखिए बीमा संविदा के लक्षण में क्या क्या बताया जा रहा है, तो प्रस्ताव की स्वीकृति। तो ये प्रस्ताव की स्वीकृति होता क्या है, तो बीमा कराने वाला बीमा का प्रस्ताव रखता है तथा बीमा कंपनी प्रस्ताव को क्या करती है, स्वीकार प्रदान करती है। स्वतंत्र सहमति, तो अपनी इच्छा से बिना किसी प्रकार से दबाव से सहमति होनी चाहिए। सक्षम पक्षकार, तो दोनों पक्षकार संविदा करने में क्या हो, सक्षम हो। वैध उद्देश्य, दोनों के उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य वैध होना चाहिए। वैध प्रतिफल बोला जा रहा है, तो संविदा के लिए प्रतिफल का होना क्या है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रतिफल वैध होना चाहिए। अब बोला जा रहा है कि बीमा का हित, तो बीमा की संविदा में बीमा हित का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि बीमा हित का आशय बीमा कराने वाले की बीमित वस्तु की सुरक्षा एवं लाभ एवं बीमित वस्तु को हानि से बीमा कराने वाले को हानि होनी चाहिए, ठीक है। अब है आपका परम सद्विश्वास। तो देखिए बीमा कराते समय वस्तु या व्यक्ति के संबंध में कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, न तो संविदा अवैध होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का आश्वासन, तो क्षतिपूर्ति का आश्वासन होना ही चाहिए। अनुस्थापन का सिद्धांत, तो देखिए बीमा के लक्षण में बोला जा रहा है, बीमा संविदा के लक्षण में अनुस्थापन का सिद्धांत, तो क्षतिपूर्ति के बाद बीमा कंपनी को बीमित वस्तु से संबंध में समस्त अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब है आपका निकटस्थ स्थान कारण। तो देखिए बीमा संविदा का महत्वपूर्ण लक्षण निकटस्थ कारण भी है, क्योंकि बीमा कंपनियों को केवल उन कारणों से हुई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जिन कारणों के लिए सुरक्षा का बीमा कराया गया है। लेकिन मान लीजिए आप कपास गोदाम का अग्नि बीमा कराया गया है और पानी गिरने से कपास गोदाम खराब हो जाता है, तो बीमा कंपनी उत्तरदायी तो उसके लिए नहीं होगी। अब देखो हानि को कम करना, तो इसका अभिप्राय यह है कि बीमित वस्तु या सीमित कंपनी को क्षति से बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मान लो क्षतिपूरक संविदा से कोई घटना घटित हो जाए तो हानि कम करने बीमादार को सारे कदम उठाने चाहिए, तब तक उठाता जब बीमा नहीं देता है ना। तो ये सब क्या हो गया हमारा बीमा के मुख्य सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने सहकारिता का सिद्धांत, संभाव्यता का सिद्धांत और उसके बीमा के लक्षण क्या क्या है, इसका हमने क्या किया ज्ञात किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी में हम बीमा की उपयोगिता, महत्व एवं लाभ। तो देखिए बीमा किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का क्या है, प्रतीक है। लेकिन बीमा एक महान तथा प्रगतिशील उद्योग भी है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए बीमा का विशिष्ट महत्व है, ठीक है। तो देखिए बीमा की उपयोगिता को 3 भाग में बांट दिया गया है। एक तो है व्यावसायिक लाभ, मतलब उसके लाभों को व्यावसायिक लाभ, दूसरा सामाजिक लाभ और तीसरा हो गया है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ। तो सबसे पहले समझते हैं व्यावसायिक लाभ। तो व्यावसायिक लाभ के अंतर्गत है 6 भाग में बांट दिया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, ऋण मिलने में सुविधा, मितव्ययिता, रक्षा तथा निवेश तत्व, साख में वृद्धि और व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि। तो सबसे पहले समझते हैं व्यावसायिक सुरक्षा। तो देखिए व्यावसायिक सुरक्षा होता क्या है, तो बीमा व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करता है। वो कैसे, क्योंकि नियत प्रीमियम देने में बीमा कंपनी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है, क्योंकि भविष्य की अनिश्चितताएं तथा जोखिम में यह सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि क्षति अथवा हानि होने पर बीमित अपने माल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। दूसरा है ऋण मिलने में सुविधा। तो देखिए बीमा होने से व्यापार में ऋण मिलने में क्या होती है, हमें सुविधा रहती है, क्योंकि ऋणदाता प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देना अधिक पसंद करते हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों का बीमा
करा रखा है। उदाहरण के लिए बैंक प्रायः बीमित सामग्री पर ही ऋण देना पसंद करता है, क्योंकि इसमें सामग्री की क्षति होने पर बीमा कंपनी से धन प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है मितव्ययिता। तो देखिए, बीमा मितव्ययिता का पाठ पढ़ाता है और इस प्रकार यह रुपया बचाने तथा फिजूल खर्ची रोकने के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। जब जीवन बीमा कराने वाला यह समझता है कि बिना प्रीमियम जमा किए उसकी बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है, तो वह हर संभव तरीके से बचत करने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार फिजूल खर्ची तो बिल्कुल समाप्त हो ही जाती है और इसका स्थान मितव्ययिता ही ले लेती है। चौथा है आपका रक्षा तथा निवेश तत्व। तो देखिए, जीवन बीमा में रक्षा तथा निवेश दोनों तत्वों का समावेश है, क्योंकि जीवन बीमा कराने से बीमित को दो प्रकार के लाभ होते हैं। एक तो पहला है आपका नियत समय के अंदर मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को निश्चित धन राशि मिल जाती है, जो कि बिखरते हुए बच्चे और पत्नी के पालन पोषण में एकमात्र सहायक हो जाता है। दूसरा लाभ मिल सकता है प्रीमियम के रूप में जितनी धन राशि दी जाती है, बीमा कंपनी उससे अधिक धन राशि हमें वापस कर देती है। पांचवा है इसमें साख में वृद्धि। तो देखिए, बीमा से बीमित अथवा व्यापारी की साख में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि बीमित मकान अथवा माल को आसानी से बैंक आदि के द्वारा गिरवी रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार जीवन बीमा पॉलिसी का सुविधापूर्वक ऋण लिया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बीमा कराने से साख में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। छठवां इसमें व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि। तो देखिए, बीमा से व्यावसायिक दक्षता में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि बीमित अपने को सुरक्षित महसूस करता है, जिसके कारण उसकी कार्य क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। अतः वह अपनी सारी शक्ति व्यवसाय में विकास में लगा देता है। तो ये क्या हो गया हमारा व्यावसायिक लाभ के अंतर्गत। अब हम दूसरा समझते हैं बीमा के लाभ में सामाजिक लाभ। तो सामाजिक लाभ के अंतर्गत भी इसको 5 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है सामाजिक बीमा की योजनाएं, दूसरा जोखिम का वितरण, तीसरा सभ्यता का प्रतीक और चौथा औद्योगिक विकास और पांचवा है आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले समझते हैं सामाजिक बीमा की योजनाएं। तो देखिए, जैसे बेकारी, वृद्धावस्था तथा दुर्घटना आदि का बीमा मनुष्य की भारी निर्धनता, भूखमरी तथा अन्य यातनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि बीमा निर्धनों की संख्या घटाता है। बीमा जीवन स्तर पर ह्रास नहीं होने देता। ठीक है। दूसरा है जोखिम का वितरण। तो बीमे का व्यवसाय संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों द्वारा होता है, जिससे कई लोगों की पूंजी लगी होती है। परिणाम स्वरूप बीमा एक व्यक्ति की जोखिम का भार कंपनी अथवा कंपनियों पर डाल देता है, जिसके कारण जोखिम का वितरण अनेक व्यक्तियों में हो जाता है। इस प्रकार वह जोखिम जो कि किसी विशेष व्यक्ति के लिए संपूर्ण विनाश का कारण बन जाती है, यह बीमा के माध्यम से समाज के अनेक व्यक्तियों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा है हमारा सामाजिक लाभ के अंतर्गत सभ्यता का प्रतीक। तो देखिए, बीमा ने आधुनिक सामाजिक जीवन को प्राचीन युग की जंगली सभ्यता की तुलना में निसंदेह ऊपर उठाता है, क्योंकि बीमा इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा साधनों को मनुष्य ने जितना परिष्कृत रूप में दे दिया है, आज का मनुष्य केवल वर्तमान के लिए नहीं वरन भविष्य की आपत्तियों के लिए भी सचेत है। तो बीमा द्वारा यह भावी क्षति की पूर्ति का प्रबंधन उनके सामाजिक जीवन में स्थिरता लाने का क्या करता है, हमारे लिए प्रयास करता है। चौथा है इसी में औद्योगिक विकास। तो किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास में बीमा का विशेष महत्व होता है। बीमा कंपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्र कर बड़े बड़े उद्योगों के लिए क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। आज संसार के विभिन्न उपक्रमों एवं संगठनों के पास बीमा पूंजी लगी हुई है। और पांचवा हमारा सामाजिक लाभ के अंतर्गत है आत्मनिर्भरता। तो बीमा क्षतिपूर्ति का कार्य करता है, क्योंकि बीमा करा लेने के पश्चात व्यक्ति अपने भविष्य की जिम्मेदारी से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। घर के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने पर बीमा राशि परिवार वालों के लिए जीवन यापन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार व्यक्तियों का बीमा करा देने से दुर्घटनाओं से होने वाली हानि को पूरा कर दिया जाता है। इस प्रकार बीमा से व्यक्ति आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता है। अब चलिए अगला बढ़ते हैं। अब इसी में तीसरा हम बीमा के लाभ के अंतर्गत है आपका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ। तो देखिए, इसको भी कितने भाग में बांट दिया गया, 7 भाग में। पहला है आपका बीमा की आर्थिक सुरक्षा, दूसरा वृद्धावस्था को सहारा, तीसरा ऋण मिलने में सुविधा, चौथा करों में छूट, पांचवा बचत एवं मितव्ययिता को प्रोत्साहन, छठवां धन डूबने का भय नहीं और सातवां सुरक्षित भविष्य। ठीक है। तो चलिए पहला समझते हैं इसमें परिवार की आर्थिक सुरक्षा। देखिए, बीमा परिवार व व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।
परिवार के किसी भी घटना के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि की पूर्ति बीमा से करा जा सकती है। वृद्धावस्था का सहारा, तो वृद्धावस्था में परिवार के अन्य सदस्य भी कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। ऐसी दशा में एक व्यक्ति का बीमा रहता है, तब निश्चित आय के द्वारा वृद्धावस्था को अच्छे ढंग से व्यतीत किया जा सकता है। वैसे ही जैसे डूबते सूरज को कम लोग प्रणाम करते, अतः मनुष्य रूपी डूबते सूरज को सहारा देने में बीमा कंपनी विशेष उपयोगी रही है। तीसरा है ऋण मिलने में सुविधा, तो बीमाधारी व्यक्ति को अन्य बैंक व वित्तीय संस्थाओं से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त हो जाता है। चौथा है करों में छूट, तो एक व्यक्ति जितना प्रीमियम कंपनी को चुकाता है उसका 20% भाग आयकर के छूट भी दी जाती है। चौथा है बचत एवं मित्रता को प्रोत्साहन, तो बीमा किस्त जमा करने के कारण व्यक्ति अपने व्ययों को नियंत्रित रखता है तथा छोटी छोटी बचतों को क्या करता है, प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। ठीक है। छठवां है धन डूबने का भय नहीं, तो किसी साहूकार या अन्य व्यक्ति को दिया गया धन डूब सकता है, किंतु बीमा कंपनी को दिया गया प्रीमियम कभी नहीं डूबता, अपितु क्षति होने पर उसकी पूर्ति की जा सकती है। और सातवां है आपका सुरक्षित भविष्य, तो जीवन बीमा करा लेने से मनुष्य भविष्य क्या रहता है, हमारा सुरक्षित रहता है, अर्थात भविष्य की आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा है, तो बीमा के प्रकार क्या क्या है, बीमा के सिद्धांत क्या हैं, एवं हमने साथ ही साथ अध्ययन किया है बीमा के लाभ।